इस कबार खाने बकौल बिलावल में उन्हें रात हो चुकी थी। कुर्सी पर बैठे कमर अटक गई थी। वो साकित बैठा उसे देख रहा था, जो एक हाथ अपने नरम और मुलायम गाल के नीचे रखे सो रही थी। तभी और गर्मी की वजह से बार बार बेचैन हो रही थी। आखिरकार वो उठा था। जब कमरे में लौटा तो साथ एक पेडिस्टल फैन था जो गर्म ही सही पर हवा फेंक रहा था। उसने वो पंखा ऐसे रखा कि उसकी हवा उस सोई हुई हसीना की बेगल नींद को करार दे दे। तभी उस पंखे से आती शोर की वजह से उसने उठकर खुमार भरी आंखों से अपने शोहर को देखा था। ये कहाँ से आया? गर्म ही सही पर पंखे से आती हवा उसे शाद कर गई थी। जैसे भी सही करने वाले ने इंतजाम किया तो था। एक मुस्कुराहट उसके होठों के किनारों पर उभरी थी। ये नीचे से लिया है, यही था बस, मुबहम से जवाब दिया गया। तभी उसको वो नीचे वाला फ्लोर याद आया जहां पर चंद खाना बदोश बैठे थे, और उस हफ्स में ये वही रोज़न था उनके लिए। मुस्कुराहट की जगह अब अफसोस रकम था चेहरे पर। वो लोग भी तो इंसान हैं, आपको क्या जरूरत थी? वो जो तारीफ नहीं, सही मुस्कुराहट की उम्मीद पर था, भुना ही उठा था। बस पंचायत करा लो इससे, औरत से उसने दिल में सोचा था। ना वो लोग मेरी जिम्मेदारी ही, ना मुझे शौक है हर एक के दर्द सर पालने का। पर वो कुछ बोलने को हुई थी कि उसने बात काट दी। और अगर इतना ही मसला है तुम्हें तो बंद कर दो इसको और सोती रहो इस जहन्नम कदे में, वो दरश्तगी से कहता बाहर को हो लिया था। कुछ नहीं समझा सकते इसको। पीछे उसने भी खफकी से सर झटका था। क्यों मैं सुन को बार बार अपने बनाए सांचे के अक्स में तोलती हूँ? अब उसे अफसोस हो रहा था। वो काफी देर बाद दोबारा आया था। उसकी जानिब देखे बिना कुर्सी पर बैठते आंखें मूंदी थी। बिलावल, थैंक यू। वो उठकर उसके पास आई थी। जिसने आंखें खोले उस हुस्न की मूरत को इतने करीब खड़े देखा था। आप बेड पर आ जाएं, थोड़ी देर प्लीज, सुबह भी होने वाली है। वो अब के उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली थी। बिलावल ने खुमार आलूदा आंखों से उसे देखते, उसका हाथ पकड़ते उसे खुद पर गिराया था। वो उसे सीने से लगाए उसके काने सरगोशी कर रहा था। जब इतनी फिक्र है मेरी सुकून की तो क्यों खुद को और मुझे बेचैन करती हो मेरे दिल के चैन? जब इतनी परवाह है मेरी तो क्यों मुझ पर यकीन नहीं करती हो? गंभीर लेजा, नरम गिरफ्त, वो उसके सीने पर सर रखे सुकून से आंखें मूंदे वो उसकी हिकायत दिल से सुन रही थी। ये इत्मीनान के वो वहीं उसके दिल में अपने मकाम पर थी, उसे अजीब सी सरशारी दे रहा था। इतना ही इश्क है तो मेरी बात मान क्यों नहीं लेते आप? उसके सीने से सर उठाए शिकवा किना निगाहों से देखती पूछ रही थी। बिलावल ने दाएं हाथ से उसके आगे को आए बाल समेटे थे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा और उसका दुश्मन हूँ हुरैन? तुम्हें वाकई ये लगता है कि मैं किसी चीज को तुम पर और नूरुलैन पर फोके दूंगा? उसकी बातों के जवाब में निशा के पास सिर्फ एक ही जवाब था। दिल पक्का पुकार कर कह रहा था कि वो आदमी अपनी बीवी और बेटी पर खुद को लुटा के। आपके और चाचू के बीच बस एक मसला है, कम्युनिकेशन गैप। शाहजेब ने उसे बोला तो जो कबल उसके कि वो जवाब देती, बिलावल का फोन बजने लगा था। वो फुर्ती से उससे दूर हुई थी, वो भी फोन की तरफ मुतवज्जा हुआ था। हाँ रबनवाज, कहाँ पहुंचे तुम? वो अब ड्राइवर को एड्रेस समझा रहा था। ठीक है, फोन रखते वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। चलो, गाड़ी आ गई। बाहर निकलने पर गाड़ी बमा गाड़ियों की मौजूद थी। बिलावल के आदमी उन लोगों को पैसे दे रहे थे। वो एक दिन की गर्मी सह सकते थे, उस पैसे की जरूरत उनको ज्यादा है। निशा ने दिल ही दिल में सोचा। वो उसकी तरह दूसरों को खुद से पहले नहीं रखता था, पर वो कोई ऐसा खुद गर्ज भी ना था। अब भी तो उसने उसे कुछ नहीं जताया था, बल्कि ड्राइवर को दूसरी गाड़ी संभालने का कहते उसने उसके लिए अपनी पजेरो का फ्रंट सीट का दरवाजा खोला था। आप थके नहीं हैं? इतना लंबा सफर है।
पहले मुझे आनी के घर छोड़ना फिर गाँव। उसको तशवीश हुई थी, तुम अब भी उसी जिद पर कायम हो? क्या एक बार तुम मुझ पर अंधा एतबार नहीं कर सकती? वो सच हुआ था, वो उतने दिनों उसी मामले पर मसरूफ था और तकरीबन हल निकाल चुका था, पर आज वो चाहता था कि फ़कत एक बार ही सही वो उस पर एतबार कर ले। आप मेरी जगह होते तो कर लेते एतबार नूरुलैन के मामले में। तुम पर तो मैं किसी भी मामले में एतबार कर सकता हूँ, तुम पर बस मैं तुम्हारे हवाले से एतबार नहीं करता। ये जो खुद को कुर्बान करने का तुम्हारा जज्बा है, वो मुझे तुम्हारे मामले में तुम पर बेएतबार करता है। वो मुस्कुराते बोलता उसे शर्मिंदा कर गया था। नूरुलैन मेरी बेटी है, वो आहिस्ता से बोली थी। मैं नूरुलैन का कौन हूँ ये तो याद होगा। तुरंत जवाब आया था, आप मेरे मामले में खुद पर एतबार कर सकते हैं। आप तो मुझे कोर्ट में मेरी औकात दिखाना नहीं चाहते थे। उसकी बात पर बिलावल ने लब भेजते उसे उस एक पहलू पर तो वो खुद से शर्मिंदा था। तुम्हारी औकात मेरी औकात है, तुम्हें रोल कर खुद को रोल देता ये तुम्हारे जाते ही। उसने अना को फंसे पुश्त डाल देते। निशा जानती थी वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। आइंदा मुंह उठाकर कोर्ट मत जाना कल की तरह से। हैं वो कहते कहते रुका था। मैं नहीं, तुम सोच लो, तुम्हें तकलीफ देकर मिलने वाली खुशी का मैं क्या करूंगा। पर एक दफा, कम से कम एक दफा मैं बुजुर्गों की मौजूदगी में बात करना चाहता हूँ, फिर कोई जबर नहीं। वो अना के सारे बुत गिरा गया था। वो साकित रह गई थी, दिल गोया धड़कना भूल गया था। आगे के सफर में दोनों नफूस खामोश रहे थे। उसे आनी के घर उतारते वो साथ उतरा था। उसका गुमसुम अंदाज बिलावल जैसे मजबूत आदमी को दिला रहा था। कह तो दिया था जबर नहीं होगा, पर अगर उसने वाकई तलाक उसे कोर्ट में ख्वार करके जब साथ ले जाएंगे तो वो आपकी निशा नहीं होगी। वो निशा ही नहीं होगी जिसने आपको तस्खीर किया था। वो तो बस टूटी थकी हारी रुस्वा औरत होगी। कैदी बस। फरहीन नानी ने जब उससे बात की थी तब ये अल्फाज कहे थे। फिर होटल में जब वो उसकी गर्मी पर बेचैनी पर मचल उठा था तब उसे अंदाजा हुआ था कि वो बिलावल चौधरी अपनी हुरैन को ख्वार कर ही नहीं सकता। अब भी वो खामोश लबों से उसे देखते, आंखों से हिकायत दिल कहते उसके माथे पर झुककर, मेरी शादी के शुरू में आपके साथ कोई अच्छी याद नहीं? कैसे होती? एक वनी में आई खुद को कुर्बानी का जानवर समझती लड़की जिसने बस अज़दवाजी ताल्लुकात फॉर्मेलिटी के तहत ना आपने मुझको समझा ना खुद को मुझे समझाया, और उसी उलझन में हम नूरुलैन को अपनी उलझन भरी जिंदगी। लोग कहते हैं बच्चा रिश्ता बांधता है, पर ऐसा नहीं होता। वो तो बेचारा इंसानों की बेहसी का शिकार होता है। वो कहते कहते रुकी थी। फिर बिलावल के दोनों हाथ अपने नाजुक हाथ। वो दिन 2 दिन बाद हमारे रिश्ते की पहली सालगिरह है। ये साल गिरा देते हैं और नई शुरुआत करते हैं। एक दूसरे से राज़ो नियाज करते हैं, एक दूसरे को वर्क पढ़ते हैं, एक दूसरे की पिछली खताओं को माफ करते हैं। उसकी बात पर बेयकीन होते उसने उसके हाथों को झटका देते करीब किया था। जो उसकी हैरत पर हंसी थी, उसकी हंसी पर बिलावल को फूल खिलते फूल है। 100 बार सोच। उसके कहते अपना माथा निशा के माथे से टकराया था, फिर लब उसके माथे पर रखे थे। कबल वो एक दूसरे में गुम होते, किसी ने फरहीन आई के ही घर की डोरबेल जोर से बजाई थी। वो दोनों चौंकते मुड़े थे तो वो कोई और नहीं फरहीन आई ही थी। अब जो खिड़की से ये रोमांस देखती, अब दोनों बाजू कैंची की तरह सीने पर बांधे उन्हें देख रही थी, जो बुरी तरह खुज। सानिया रात को कितनी ही देर। आज उसके बाप की जिंदगी में किसी और औरत ने उस क्या की जगह ली थी। वो जहां अब्बा के लिए खुश थी, वहीं अजीब सी हसद का भी शिकार थी, खो जाने के डर का शिकार थी। आजम जानता था वो परेशान है, पर छुपा रही है। वो उसके जज्बे की कदर करता था,
वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके अंदर बर्पा तला तुमको जान सके, तो वो जानते बूझते अनजान बन गया था। क्या सोच रही हो ब्यूटीफुल? वो यास्मीन और फरीद साहब की शुमाली इलाका जात की टिकट करवा चुका था। वो लोग आज सुबह ही तो निकले थे। तभी सानिया इस कदर अभी भी आजम की बाहों में लेटने पर गड़बड़ाई थी। फिर पलटकर हाथ उसकी गर्दन के गिर्द हमाइल किए थे। आजम, हम अब्बा को आपा को सबको कब बताएंगे बेबी का? वो समझ नहीं पा रही थी ये ताखीर क्यों बढ़ती जा रही है। मैं जानता हूँ कि जब हम ये खबर सुनाए तब सब हमारे बच्चे की खुशी में यकसा शामिल हो। वो उसकी नाक से नाक मस करते बोला था। वैसे क्या ख्याल है, जब तक ये कबाब में हड्डी मियाँ बीवी रुपोश हैं, हम भी जरा न्यूली वेड्स की तरह एंजॉय करें, उसकी शरारत पर शर्म करें थोड़ी। अब तो बस तुम्हारा और तुम्हारा शर्म करें। डायलॉग तुम क्या चाहती हो? मैं स्टार प्लस की हीरोइन की तरह नन्ही काकी गुड़िया बनकर शर्माता रहूं? वो जरा सा तब कर बोला था जिस पर वो और ज्यादा हंसी थी। आजम साहब, आप शरीफ आदमी हैं। वो उसकी गुस्ताखियों पर सुर्ख होती गोया याद दिलाने लगी। और ये कौन से शरीफ प्लस कम अकल आदमी हैं जो अपनी ही बीवी से रोमांस नहीं करते? वो मजाल है जो बाज आता अब उसे अल्लाह अल्लाह, आजम बस सही है ना, आज जाएंगे हम न्यू। उसने हंसते देरे होते गोवैप किया था। उसको मुस्कुराते देख आजम ने सुख का सांस लिया था। वो जानता था वो बेचैन होगी। सिर्फ सानिया ही नहीं, नवाल और अलविना भी बेचैन सी थी। आसान नहीं होता माँ या बाप को किसी से बांटना, इसीलिए वो सानिया के साथ साथ उन दोनों को भी आउटिंग पर ले जा रहा था ताकि उनका ध्यान बटे। मम्मा, सभी नूर और आलम के साथ शॉपिंग पर आया था। उसके बाप ने किस चीज की तरफ उसने देखा था? वो बच्चा इस नई दुनिया से ना वाकिफ था। उसने तो छोटी सी उम्र में ही ख्वाहिशों पर कटौती लगाना सीखा था। मम्मा, उसने मुतमईन खड़ी मन का दामन खींचा था। जी सारे टॉय सभी के हैं। नूर की आंख नम पड़ गई थी। बहुत दिल मारा था उसके लाल ने। सभी के? और सभी के पापा ने सभी को लेकर दिए हैं क्योंकि आप उनके लाडले हो। वो आप मासूमाना आंखें पटपटाता उसे सुन और देख रहा था। पापा के पास इतने सारे पैसे हैं? उन दोनों को रुका देख आलम उनकी तरफ ही आ गया था। उसकी बात पर वो मम्मा, फिर हमारे पास कम पैसे क्यों थे? उसका अगला सवाल आलम की जमीन खींच गया था। उसने फट से उसको गोद में लिया था। आपने सब्र किया था ना गुड्डे, मम्मा को बिल्कुल नहीं तंग करता था। मेरा बेटा तो अल्लाह ने आपके पापा को ढेर सारे पैसे दे दिए। नूर ने संभलते उसी के गाल पर हाथ फेरते समझाया था। आलम ने उसके मासूम गाल चूमे थे। मम्मा, सभी लकी बेबी है? वो अब इश्तियाक से पूछ रहा था। माँ के इस्बात में सर हिलाने पर शर्मा कर बाप के कंधों में मुंह छुपा गया था। उसकी अदाओं पर तो माँ बाप से लेकर ताया ताई। अच्छा लकी बेबी, ये बताओ क्या करेगा आज, कहाँ कहाँ जाएंगे? आलम ने खुद अपनी शामत बुलवाई थी। अब सभी मियाँ की तवील फेरिस्त हाजिर थी और आज उन्होंने हर जगह जाना था। पापा पापा टाटा। ये इस जहाज नमा झूले पर सभी साहब का 5वां राउंड था और उसकी खुशी उरूज पर थी। हाय हाय मेरा गुड्डा, आलम ने पुरजोश हाथ हिलाते रामीन को घूरा। नूर ये कितना दहती है, इतने झूले हैं, ये इसकी जान ही नहीं छोड़ रहा। वो जच हुआ था। फरजाद, उसे पसंद आ गया है ये झूला। वैसे भी मेरा सबू। वो उसके एतराज को खातिर में ना लाई थी। बड़ी मुश्किल से सभी साहब को उस झूले से उतारा गया था। चलो चलो ये देखो सभी, मिक्की माउस, आओ क्यूट, आओ चलो उसके साथ पिक लें। नूर सभी से ज्यादा एक्साइटेड थी। दोनों माँ बेटे ने खूब शौक के साथ बेचारे मिक्की माउस के साथ पिक्चर खिंचवाई थी। फरजाद,
फरजाद आप भी आए ना, फैमिली पिक भी तो हो। वो खोलकर देख गया था। ये चूहा क्यों होगा मेरी फैमिली पिक में, पर खून के घूंट पीते आ गया था। अब वो तीनों के साथ मिकी माउस साहब भी तस्वीर का हिस्सा। फरजाद चलें डोजिंग कार में बैठते हैं, नूर अब उसका बाजू पकड़ते बोली थी। या अल्लाह, अच्छी भली नॉर्मल बीवी थी मेरी, ये क्या हो गया इसे। नहीं पापा, सभी के साथ ट्रेन में। वो अलग राग अलाप रहा था। फरजाद को लगा वो एक नहीं 2 बच्चे लाया है। अब समझ आया ये शतुमरा अपनी माँ पर ही गया है। पूरा पूरा वो हिल गया था। वो दोनों अब डांस कर रहे थे। वो निशा को छोड़कर दोबारा उसी दिन आलम अपनी बीवी बच्चों समेत कराची में ही रुका था। सो वो फिलवक्त हवेली में अकेला था। चौधरी साहब वो आपसे मिलना चाहती हैं, उसका खास मुलाजिम हाथ बांधे बता रहा था। जिस दिन से दादी बेगम पुरानी हवेली में पहुंची थी, तब से रोज एक ही मुतालबा था, गाड़ी निकालो। वो संजीदगी से फैसला। पुरानी हवेली वक्त के साथ खंडर बन चुकी थी, पर उस हवेली से ज्यादा खंडर ज़दा उस वक्त वो पुराने से तख्त पर पड़ा वजूद दिख रहा था। तो फरमाए क्या बात करनी है। वो अपने मखसूस गुरूरो तमकिनत बूढ़े दिनों में सुकड़े वजूद ने देखा था। उसे आंखें भींच भींच कर गोया बेचाना, तुम बिलावल हो ना? अब वो इश्तियाक से पूछ रही थी। बिलावल चौधरी ने गहरी सांस भरी थी। कमाल है, आप भी चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। वो केका लगाते एक पांव उनके तख्त पर रखे, आगे मैं कौन हूँ? मत भूले मैं कौन हूँ। मैं बिलावल चौधरी हूँ, सरदार बिलावल चौधरी। उड़ती चिड़िया के पर गिन सकता हूँ और काट भी सकता हूँ। यहाँ से बाहर निकल तो उसके लिए इस पागल होने के ड्रामे की जरूरत नहीं, वरना बाहर नहीं आएंगी। आप सीधा पागल खाने रवाना करूंगा। वो कड़े तेवरों से घूरते उनके एक्टिंग के गुब्बारे से फुस करके सारी हवा निकाल चुका था। क्या क्या करना होगा मैंने। जीनत बेगम उस वक्त कुछ भी करने को तैयार थी। मेरे साथ पंचायत जाना होगा, ये कागजात साइन करके अपने हिस्से की जमीन सभी और शाजेब के नाम लगाने होगी। अपना हर गुनाह कबूल करना होगा, वरना सीधा पागल खाने ले जाऊंगा या यहाँ कुछ। वो उसकी बात सुनने को आगे हुई थी, करंट खाकर पीछे हुई थी। ना ना, नामुमकिन। ठीक है, नामुमकिन तो नामुमकिन सही। ए तुम सामान, वो कहते रवाना हुआ था। रुक रुक जाओ। खांसी के बीच बूढ़ी थकी हुई आवाज पर वो शातराना मुस्कुराया था। आलम घर में आते ही निडाल सा गिर गया था। ये उनका कराची वाला फ्लैट था जहां वो सबसे पहले शादी करके आई थी। पापा ते कितने देर हैं? सभी नजरें घुमाते पूछ रहा था। फिलहाल तो तेरे बाप का एक ही दर है जिस पर तू सवार है, बंदर। आलम ने उसे कंधों से नीचे उतारते उसकी नन्ही नाक दबा। हाँ बेटा, पापा का दर एक है और घर बहुत सारे हैं। नूर, पापा रिच हैं? हाँ, और तो रिची रिच। अब सो जा फौरन। वो उसके ना खत्म होने वाले सवालों से तंग आ गया था। सभी ने मुंह बनाकर आलम को देखा था। फिर थक तो वो भी गया था, सो जल्दी ही सो गया। उसके सोते ही फरजाद ने नूर को उठाया था। क्या हुआ? वो बेचारी। फरजाद ने उसके लब पर उंगली रखते इशारा किया था। फिर उसका मरमरी हाथ थाम कर बाहर निकल गया। हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। वो अजीब और परेशान थी जब वो साथ वाले कमरे में लाया था, जो खूबसूरती से सजा था। सामने बड़ा सा केक था जिस पर नूर की तस्वीर बनी थी। हैप्पी बर्थडे मेरी जिंदगी की नूर। वो उसके माथे पर बोसा दे रहा था, जभी नूर की आंखें झलक पड़ी। छिच जाना हर वक्त आंसू, ये इन रोती मुस्कुराती आंखों से हंस भी दो कभी। वो उसके आंसू लबों से समेटते बोला था। मैंने उससे पूछा था क्या धूप में। वो हंसते हंसते रोने लगी और धूप में बारिश होने लगी। आओ केक काट ले। वो उसका हाथ पकड़ते केक के पास ले गया था।
हैप्पी बर्थडे नोट डार्लिंग। इन दोनों ने साथ मिलकर केक काटा था। ये केक वाकई इतना शीरीन, हाँ? या ये आपके हाथों का स्वाद ही? आपके हाथ से केक खाते उसने शरारत से कहा था। वो झिप गई। मेरा गिफ्ट? उसने हथेली ना, मैं हूं ना तुम्हारा गिफ्ट सालिम, पूरा का पूरा। वो मजे से बोला था। फिर वो मसनूई नाराजगी दिखाते जाने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ते, करीब करते, उसकी सफेद गर्दन से भूरे बाल हटाते वहां लब रखे थे। नूर की सांसें उथल पुथल हो गई थी। वो अब उसकी मरमरी गर्दन में खूबसूरत सा डायमंड लॉकेट पहना रहा था। कैसा है? वो इश्तियाक से दुई। आपकी दी हुई मामूली सी चीज भी किसी सोने से बढ़कर नहीं होती। फिर ये तो डायमंड लॉकेट है। सो तो सबसे बड़ा गिफ्ट तो हमारा बेटा है। उसकी बात पर वो उसको कमर में हाथ डालते करीब खींच चुका था। तो जाने मन, सभी की कंपनी के लिए एक और गिफ्ट क्या ख्याल है? वो शरारत से कहते, हंसते उसे गोद हमेशा थी, जो हमेशा की तरह उसकी बेबाकियों पर शर्मा। मुखालिफ कबीला दांत पीसते उस टेढ़ होशियार को देख रहा था जिसने सारी बाजी बदल दी थी। दादी बेगम का इकरार जुर्म ही उन खानदानी जात पात के बुतों को मुंह के बल गिरा चुका था। बिलावल चौधरी दुरुस्त कहता है। ये तो इस्लाम के खिलाफ है कि जात पात के चक्करों में पड़ा जाए। जब एक ऊंची जात की औरत एक ऐसे गुनाह कबीरा में मुलविस रह सकती है तो बात साफ व फजीलत सिर्फ तकवे और नेक एमाल की बुनियाद पर है। उसका फैसला महज अल्लाह जल्ल खाना की जात कर सकती है। ये इलाके के बड़े मौलवी जी थे जो पंचों में से एक थे। उनके कहने की देर थी कि सब पंच हम आज के बाद कोई मेरी भतीजों सभी और शाहजेब को आधा अधूरा चौधरी नहीं मानेगा। वो हमारे चौधरियों की अगली नस्ल के विरसा हैं। कहो मंजूर है? बिलावल की गूंजदार आवाज पर सब ने यक जबान होते मंजूर किया था, पर अब भी मुखालफिन की करकराहट जारी थी। अरे मियाँ होश करो, ये तो शुक्र मनाओ कि बिलावल तुम्हारे खानदान की औरत के जराइम की सजा तुम्हारे कबीले को नहीं दे रहा, माफ कर रहा है। आम माफी बजाय रब का शुक्र करो। तुम अब भी हैसियत रखते हो कि सरदार के आगे बोलो। मौलवी जी अब गुस्से में आ चुके थे। इन कबाइल के पास अब कोई चारा नहीं था। हमायती उनसे छूट चुके थे। एक बार फिर बिलावल चौधरी चेकमेट। ये मुझे कहाँ ले जा रही हैं? बिलावल देखो, रोको उसे। वो मुलाजमाओं पर चीख रही थी जो उन्हें गाड़ी में बिठा रही थी। ये शोरोगुल कैसा है? आप निकलना चाहती थी पुरानी हवेली की कोठरी से, सो वही किया मैंने। ये आपको कस्बे के पास बने 2 कमरों की मिट्टी के घर में ले जा रही हैं। अब तो वैसे भी चल चलाओ का वक्त है, ऐसा ना हो आखिरी अयाम फिर कोठरी में काटने पड़े। सो वो उंगली लब पर रखते शातराना कहता उनके कदमों से जमीन खींच चुका था, जो बस फटी फटी आंखों से देख रही थी और मुलाजमाओं के साथ घसीटती। आई एम प्राउड ऑफ यू चाचू। ये उसी दिन की शाम थी जब शाहजेब मुझे हक कर सकते हैं जिससे बचपन में करते थे। वो किसी मासूम बच्चे की तरह पूछ रहा था। बिलावल ने तपाक से उसे साथ लगाया था। आप ना होते तो मैं और सभी बरसों अपनी शनाख्त के लिए भटकते। यू सेव्ड अस एंड नूरुलैन टू। वो आंखें पूछते कह रहा था। आज डांटेंगे नहीं कि मर्द होकर क्यों रो रहे हो? वो हंसाता तो बिलावल भी हंस दिया। एक शर्त पर नहीं डांटूंगा, अगर मुझे भी अपने स्टैंड अप शो के फ्रंट रो के टिकट दो। वो तो मुतबस्सम बोला था, पर शाहजेब का रंग। हे रिलैक्स यंग मैन, आई एम प्राउड ऑफ यू। यस मेड योर ओन वे। वो उसे पीठ पर थपकी देता मुस्कुरा।